यमुनानगर ज़िले में यदि हम कोरोना मैनेजमेंट की बात करें तो अभी तक कुल 3,14,718 सैंपल्स लिए गए हैं, जिनमें से हमारे 2,87,289 जो सैंपल्स थे वो नेगेटिव आए थे और 23,035 सैंपल पॉजिटिव आए थे। इन पॉजिटिव पेशेंट में से 21,556 पेशेंट हमारे रिकवर हो चुके हैं और आज की डेट में अगर यदि हम बात करें तो जिले में कुल 1129 एक्टिव केसेस हैं और इनमें से 358 जो पेशेंट हैं वो हमारे हॉस्पिटलाइज्ड हैं और 711 पेशेंट जो है होम आइसोलेशन में हैं। यदि हम वैक्सीनेशन की डिटेल की बात करें तो अब तक ज़िले में 2,48,474 केसेस को व्यक्तियों को जो बेनिफिशियरी हैं उनको वैक्सीनेशन हो चुकी है। इनमें हमारे हेल्थ केयर वर्कर को जितने भी एनरोल्ड हैं उनके 87.4% लोगों को पहली डोज और 67.4 पेशेंट्स को दूसरी डोज भी लग चुकी है। जो हमारे फ्रंट लाइन के वर्कर्स हैं उनमें भी 75% बेनिफिशरीज़ को पहली डोज और 33% बेनिफिशरीज़ को सेकेंड डोज लग चुकी है। 45 साल से ऊपर 1,93,795 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और 18 से 44 वर्ष के 35,673 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसी तरह से शहरों के बाद ये महसूस किया गया कि कुछ संक्रमण जो है ग्रामीण इलाकों में भी बढ़ा है। उसके लिए एक हरियाणा विलेज जनरल हेल्थ स्कीम आरंभ की गई, जिसके तहत हमारे ज़िले में अब तक 71,280 हाउस होल्ड का स्क्रीन किया जा चुका है, जिसमें हमने 3,49,035 लोगों की स्क्रीनिंग की है। यहाँ पे हमें 2802 इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस जो सिम्टम के साथ पेशेंट मिले हैं और उनका हमने 5515 लोगों का रैपिड टेस्ट किया है, जो 67 लोग पॉजिटिव आए हैं और उन सबको होम आइसोलेट किया गया है। RT-PCR के माध्यम से ऐसे 447 लोगों की जांच की गई, जिनमें से 9 लोग पॉजिटिव पाए गए। इस प्रक्रिया के तहत 162 गाँव का पूरा जो है जांच उनकी हाउस टू हाउस सर्वे पूरा हो चुका है। यदि हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें ज़िले में तो आज की स्थिति में हमारे पास 30 ऐसी हेल्थ फैसिलिटी हैं जिनको हमने डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल या कोविड केयर सेंटर के रूप में परिवर्तित किया हुआ है, जिनके पास 912 डेडिकेटेड बेड्स उपलब्ध हैं। और यदि मैं कल तक की बात करूं तो हमारे पास 338 पेशेंट एडमिट थे और 574 हमारे जो बेड्स थे वो वैकेंट थे। जो हमारे वैकेंट बेड्स थे उनमें 17 वेंटिलेटर, 53 ICU बेड्स, 338 ऑक्सीजन बेड्स और 166 नॉन ऑक्सीजन बेड्स थे। पिछले कुछ समय से ऑक्सीजन की कुछ दिक्कत आई थी, क्योंकि लिक्विड ऑक्सीजन की मात्रा, जो लिक्विड ऑक्सीजन है उसकी सप्लाई बाहर से होती है और वो हमारे ज़िले में लगभग 4-5 मीट्रिक टन की आवश्यकता थी और वो रोज़ हमें इतनी ही ऑक्सीजन मिल पाती थी, क्योंकि खपत काफ़ी बढ़ गई थी, पेशेंट के नंबर काफ़ी बढ़ गए थे। ये सप्लाई लगातार मिलती रही। इसके साथ साथ यमुनानगर में एक 400-450 सिलेंडर प्रतिदिन के हिसाब से एक ऐसा प्लांट भी लगा हुआ है जो कि ऑक्सीजन, एयर से ऑक्सीजन तैयार करता है, उसके माध्यम से भी सप्लाई होती रही। और यदि हम आज की बात करें तो हमारी जो आपूर्ति है वो पूरी तरह हो रही है और हमारे पास लगभग 300-400 सिलेंडर की व्यवस्था ऐसी है जो सरप्लस है। इसी तरह से जिन व्यक्तियों को होम आइसोलेशन में रखा गया है उन लोगों को 26/5/2021 तक ग्रामीण क्षेत्र में 664 किट्स और अर्बन क्षेत्र में 1144 होम आइसोलेशन किट्स वितरित की जा चुकी हैं। ये जो किट्स हैं ये सरकार द्वारा निर्धारित की गई हैं। इसमें 15 आइटम्स हैं, जिसमें दवाइयाँ भी हैं, एक बुकलेट भी है और इसके साथ साथ एक स्टीमर है, पल्स ऑक्सीमीटर है और साथ में थर्मामीटर है। तो सभी व्यक्तियों तक ये होम आइसोलेशन में किट पहुँच रही है। इस तरह की व्यवस्था फ़िलहाल तक हमारे ज़िले में चल रही है। और अगर हमने पिछले कुछ समय की बात करें तो फरवरी का मंथ ऐसा था जब यमुनानगर ज़िले में जो कोविड पेशेंट थे, एक्टिव पेशेंट थे, वो घटकर कुल 41 रह गए थे और जो हमारे ज़िले की पॉजिटिविटी थी वो भी घटकर 0.8% चली गई थी। यानी कि अगर हम 1000 सैंपल में से हमारे 8 सैंपल पॉजिटिव आ रहे थे, 0.8% हमारी पॉजिटिविटी चली गई थी। लेकिन उसके बाद लगातार केसेस बढ़ने शुरू हुए। मार्च में जो वो पॉजिटिविटी है बढ़कर 6.5% हुई,
अप्रैल में फिर वो बढ़ी 17% हो गई, और मई के महीने में ये पॉजिटिविटी 28% तक चली गई, यानी कि हर तीसरा सैंपल जो है वो पॉजिटिव आना शुरू हो गया। सरकार को कड़े कदम उठाने पड़े, लॉकडाउन लगाया, धारा 144 लगाई, लोगों को समझाया कि संक्रमण बहुत तेज़ गति से फैल रहा है। उसका इम्पैक्ट ये आया कि धीरे धीरे हमारे केसेस कम होने लगे, और आज जो है जब जैसे मई का हमारा अंत आ रहा है तो हमारी जो पॉजिटिविटी है मई के माह की वो भी घटकर लगभग 20% पर आ गई है। जो लगातार केसेस हमारे 450 के हिसाब से प्रतिदिन के हिसाब से आ रहे थे, 450 सवा 400, वो घट के अब 125 की श्रेणी में आ गए हैं, और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में इनका संक्रमण और घटेगा और जो है वो काफ़ी कम मात्रा में चला जाएगा। तो इस तरह लोगों को जो समझाया गया, बताया गया और एनफोर्स किया गया, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य किया गया वो था कि लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण था कि बिना वजह घर से बाहर ना निकलें, यदि बहुत ही आवश्यक हो तो घर से बाहर निकलें और जल्दी से अपना काम निपटाएं और घर जाएं। इसके साथ साथ ये भी इन्फोर्स किया गया कि लोग अपनी लोकल हैंड हाइजीन की अच्छी तरह से पालना करें, लगातार हाथ की सफाई करते रहें। सबसे महत्वपूर्ण कड़ी रही कि लोगों को मास्क के लिए जो प्रोत्साहित किया गया कि वो लगातार मास्क पहने। इसके लिए न केवल उनको इस मैसेज को प्रसारित किया गया, इसके फ़ायदे बताए गए, इसके साथ साथ चालान भी किए गए पुलिस विभाग द्वारा। उन लोगों के चालान भी किए गए जो बिना वजह शहर में घूम रहे हैं और मास्क का प्रचलन भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को ये लगता था कि ये कोई महामारी ऐसी बीमारी नहीं है, और एक किस्म से इसके बीमारी के विपरीत एक झूठा सोशल मीडिया पर प्रचार भी था कि ये बिना वजह का बनाया हुआ एक आडंबर है। लेकिन जैसे जैसे संक्रमण बढ़ा और कुछ अनफॉर्चुनेट डेथ्स होनी शुरू हुई, तब लोगों को इसकी रियलिटी का पता लगा और फिर लोगों ने भी उसमें काफ़ी सहयोग दिया, और इन कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का सही तरीके से कंप्लायंस शुरू हुआ, जिससे लगातार हमने देखा कि मई के अंत तक आते आते हमारा संक्रमण गिरावट की तरफ आ गया, और न केवल देश में, प्रदेश में, बल्कि ज़िले में भी काफ़ी मात्रा जो है एक्टिव केसेस की कम हो गई। इस बीमारी के लिए हमें थोड़ा सा इस तरीके को भी बेहतर तरीके से समझना होगा कि ये बीमारी संक्रमण की बीमारी है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलती है, लेकिन ये हवा से फैलती नहीं है, ये ड्रॉपलेट के माध्यम से फैलती है। यदि ये बीमारी हवा से फैलती तब इसको रोक पाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि ये ड्रॉपलेट के माध्यम से फैलती है तो इसको रोका जा सकता है, और इसके रोकने में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो साधन है वो हमारे पास मास्क का है, क्योंकि वो जो वायरस है वो ड्रॉपलेट यानी कि उसके साथ कुछ ना कुछ जो हमारी श्वास में जल के कण निकलते हैं, जो थूक के कण निकलते हैं, उसके माध्यम से ये बीमारी फैलती है। यदि उसके कणों को, और उसका ज़्यादा से ज़्यादा जो विस्तार है वो 1 मीटर के दायरे तक होता है। यदि हम 1 मीटर के 6 दूरी पर रहेंगे और मुंह पे मास्क लगाएंगे तो बहुत संभव है कि वो जो वाष्प हैं वो हमारे उस कपड़े के या जो हम N95 या सर्जिकल मास्क यूज़ करते हैं उसके अंदर वो कण फंस जाएंगे और बैक्टीरिया वहीं रुक जाएगा। इससे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संक्रमण को रोका जा सकता है। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड तरीका है जिसको WHO ने भी एंडोर्स किया है। उन्होंने कहा है कि यदि एक व्यक्ति मास्क डालता है और दूसरा व्यक्ति, तो संक्रमण को 30% तक घटाया जा सकता है। यदि दोनों ही व्यक्ति मास्क डालते हैं और दूरी बना के रखें तो उसको 95% तक संक्रमण को घटाया जा सकता है। ये जो वायरस है ये निर्जीव जगह पर ज़्यादा लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता। यदि मैं बोल रहा हूँ तो मेरे छोटे छोटे थूक के कण जो हैं सामने गिरते हैं, वो 1 मीटर के दायरे में रहते हैं। यदि उस जगह से मैं हाथ लगाकर दूसरा व्यक्ति उसको नहीं लेगा और उतनी दूरी पर रखेगा तो उस तक वायरस नहीं पहुँचेगा। अगर ये, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि हवा के माध्यम से फैलता, तब इसको रोकना मुश्किल था, क्योंकि ड्रॉपलेट के माध्यम से फैल रहा है, इसलिए इसको रोका जा सकता है। इसलिए आवश्यक है कि हम जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की बार बार बात करते हैं, इसका प्रचलन करें, इसका पालन करें, तो हम इस बीमारी को, महामारी को रोक सकते हैं। इसको रोकने का मतलब ये होगा कि अगर हम थोड़े थोड़े फेजेस में व्यक्ति बीमार होते हैं तो धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। जितने लोग बहुतायत में, यदि एक समय में बहुत सारे लोग बीमार होते हैं तो उनको फिर बेड की व्यवस्था नहीं मिलती, उनको ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिलती, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो माइल्ड टू मॉडरेट हैं, वो सीवियर कैटेगरी में चले जाते हैं और उनकी भी संभावना है कि उनकी भी मृत्यु हो सकती है। यदि वो धीरे धीरे बीमार होंगे तो स्वास्थ्य विभाग और दूसरे लोग बाकी जगह पर भी मिलकर उनका उपचार किया जा सकता है। हर व्यक्ति को बेड मिल सकता है, हर व्यक्ति को ऑक्सीजन की सुविधा मिल सकती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कोई बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी दवाइयों की आवश्यकता नहीं होती, उनको सिर्फ एक सपोर्टिव केयर की आवश्यकता होती है। यदि स्वास्थ्य संस्थानों के ऊपर अनावश्यक दबाव ना पड़े तो ऐसे लोगों को जो बेड्स मिल सकते हैं, ऑक्सीजन की सपोर्ट मिल सकती है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट मिल सकती है, पैरासीटामोल की टेबलेट मिल सकती है, घरों पर भी ऐसे लोग ठीक हो सकते हैं। तो इसलिए आवश्यक है कि ये संक्रमण धीरे, अगर फैलता भी है तो धीरे धीरे फैले, एकदम से ना फैले, एक्सप्लोजन इसका ना हो। जब इस एपिडेमिक में एक्सप्लोजन हुआ है, जिसको हम वेव बोलते हैं, पीक बोलते हैं, जब एक्सप्लोजन हुआ है तब डेथ्स भी बढ़ी हैं और मॉर्बिडिटी और हॉस्पिटलाइजेशन भी बढ़ी और अव्यवस्था भी फैली है। इसलिए आवश्यक है कि जो हमारे हेल्दी लोग हैं वो
इस बीमारी की वजह से लगभग अभी तक का जो डाटा बताता है कि 98 to 99% लोग ठीक हो जाते हैं। इस बीमारी की संक्रमण की चपेट में जो लोग आते हैं वो 98 to 98% व्यक्ति ठीक हो जाते हैं। लेकिन उन लोगों के माध्यम से ये बीमारी कई बार ऐसे लोगों तक भी पहुंचती है जो इस बीमारी इस बीमारी का आघात है वो सहन नहीं कर पाते, क्योंकि उनका इम्यून स्तर कम है, उनकी इम्यूनिटी कम है। जैसे कि कोई कोमोर्बिड व्यक्ति हैं जिनको हम कहते हैं डायबिटीज़ के पेशेंट है, हाइपरटेंशन के पेशेंट है, कैंसर के पेशेंट है, किसी का रीनल ट्रांसप्लांट हुआ है, किसी की लगातार कीमोथेरेपी चल रही है, कोई लगातार किसी भी वजह से स्टीरॉयड ट्रीटमेंट के ऊपर है। ऐसे व्यक्तियों तक जब हमारे हेल्दी लोगों के माध्यम से ये वायरस पहुंचता है तो वो व्यक्ति इस बीमारी का कोप अप नहीं कर पाते, इस बीमारी का झटका बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो उन्हें या तो हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता पड़ती है, और सही अगर उपचार सही तरीके से सही समय पर उपचार ना मिले, ऑक्सीजन की सैचुरेशन लगातार गिरती रहे, तो उन लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। अभी तक जितनी भी मृत्यु हुई हैं वो सभी कोमोर्बिड व्यक्तियों की हुई हैं बहुतायत में। यदि हम बात करें, इक्के दुक्के एग्जाम्पल दूसरे भी हो सकते हैं, लेकिन बहुतायत में जो मृत्यु हुई हैं वो सभी उन्हीं लोगों की हुई हैं जो कोमोर्बिड हैं। यानी कि अगर हम अपने उन कोमोर्बिड व्यक्तियों को, जिन लोगों को दूसरी बीमारियां हैं, इस बीमारी से दूर रख सकें, उन तक संक्रमण ना पहुंचे, तो बहुत संभव है कि हमारी सोसाइटी में लोगों की डेथ्स नहीं होगी। बीमार होंगे लोग और बीमार होकर ठीक हो जाएंगे, लेकिन उनकी डेथ नहीं होगी, क्योंकि हेल्दी लोगों तक ये ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डल रहा है। तो ये चीज़ लोगों को समझनी होगी। हम उन लोगों को बहुतायत में, कई बार मेरे पास भी लोग आते हैं ये बात कहते हैं कि जो कुछ होता नहीं है, ऐसे ही जो सरकार दबाव डला रही है, घर रख रही है, रुक रही है, कुछ बीमारी तो होती नहीं है। लेकिन ऐसे ही लोगों के माध्यम से, क्योंकि जो व्यक्ति संक्रमित होगा वो जाएगा कहाँ? सबसे पहले वो अपने प्रियजनों के साथ जाएगा, अपने बुजुर्गों के साथ जाएगा, उसके पास जाएगा तो उसको बीमारी देगा, और जब वो बीमार होगा तो हॉस्पिटलाइज होगा, और एक संभावना बनती है कि उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो हमें इस बीमारी की गहराई को और इस बीमारी की घातकता को समझना होगा। इसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि इस बीमारी से किसी भी तरीके का भय और खौफ नहीं होना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए। कई बार हम डर की वजह से भी लोगों को नुकसान होता है, फिर वो क्या करते हैं कि डर की वजह से अपने सिम्टम को छिपाते हैं। जब वो सिम्टम को छिपाते हैं तो लेट स्टेज में हॉस्पिटलाइज होते हैं। तो जो पहली अवस्था में सिर्फ ऑक्सीजन से या सपोर्टिव ट्रीटमेंट से उनका इलाज हो सकता था, उसकी बजाय वो लोग वेंटिलेटर और आईसीयू बेडों की तरफ उनको जाना पड़ता है, और वहाँ पे जाने के बाद मृत्यु दर काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ काफ़ी लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो यदि हम इस बीमारी के साथ सिर्फ एहतियात को जोड़ेंगे, हम इस बीमारी की जानकारी को जोड़ेंगे और इस बीमारी से भय पैदा नहीं करेंगे, क्योंकि भय होने में और बीमारी से सचेत होने में ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जब हम किसी चीज़ का भय करते हैं फिर हम उससे डरते हैं और अपने सिम्टम को जाहिर नहीं करते, लेकिन जब हम उस बीमारी की ग्रेविटी को समझते हैं तो फिर अर्ली शुरुआत की स्टेज में डॉक्टर के पास जाते हैं। बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जो कई तरीके की बीमारियों से पीड़ित थे, जो अर्ली स्टेज में हमारे हॉस्पिटलाइज हुए, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो चाहे प्राइवेट सेक्टर में हुए। उनको सिर्फ सपोर्टिव केयर दी गई, उनको ऑक्सीजन दी गई, उनको जो बेसिक ट्रीटमेंट है पैरासीटामोल दी गई, उनको मल्टीविटामिन दिए गए, और वो ऐसे गंभीर मरीज भी ठीक होकर अपने घर गए। इसलिए आवश्यक है कि हम अर्ली सिम्टम्स को डिटेक्ट करें, उसको बताएं और उपचार कराएं। शुरुआत में किसी भी बीमारी का उपचार संभव है, लेकिन वही चीज़ अगर लेट स्टेज में आती है तो उसका फिर उपचार संभव नहीं होता। और यदि लेट स्टेज में बहुतायत में लोग मरीज आते हैं तो उतनी व्यवस्था नहीं रहती है। इसलिए आवश्यक है कि हम इस बीमारी के बारे में समझते रहें और अपने अगर हमें सिम्टम आते हैं तो उसकी जानकारी देते रहें। इसके लिए मैं आपको एक और भी चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि जो व्यक्ति पॉजिटिव हो जाते हैं हम उनको होम आइसोलेशन के लिए बोलते हैं। इसमें एक बहुत छोटा सा टेस्ट होता है। हम लोगों को पल्स ऑक्सीमीटर दे रहे हैं, घर पे रह रहे व्यक्तियों को हम पल्स ऑक्सीमीटर देते हैं कि आप अपने ऑक्सीजन स्तर की जांच करिए। यदि आपकी पल्स ऑक्सीमीटर के साथ ऑक्सीजन सैचुरेशन 90% से ऊपर है तो आपको किसी तरीके की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही वो 90 से नीचे आती है तो आपको तुरंत जो आपके पास हेल्पलाइन नंबर से हमारे पास कॉल जाती हैं या हमारी टीम जाती है, हर तीसरे दिन हमारे कोई ना कोई डॉक्टर जो है वो वहाँ पे विजिट करने के लिए जाता है होम आइसोलेटेड पेशेंट के। उनको अपने सिम्टम को बताइए कि मेरी सैचुरेशन जो 90 से नीचे आ रही है, तो आपको तुरंत आइसोलेशन सेंटर में शिफ्ट किया जाएगा और आपका उपचार किया जाएगा। इनको छिपाइए मत। इसके साथ साथ जो होम आइसोलेशन में लोग हैं वो अपना एक छोटा सा स्ट्रेस टेस्ट कर सकते हैं कि वो 6 मिनट तक अपने घर के अंदर ब्रिस्क वॉक करें, अप्रॉक्सीमेटली 6 मिनट तक ब्रिस्क वॉक करें। यदि उनकी सैचुरेशन 90 से नीचे आती है या उनके ऊपर ऑक्सीजन सैचुरेशन जो पहले जो मात्रा थी उससे 3% का गिरावट आती है, यानी कि पहले उसकी 98 थी, अब उसकी घटकर 95 हो गई है। यदि 3% से ज़्यादा की गिरावट आती है तो इसका मतलब ये है कि उसके लंग्स में इन्वॉल्वमेंट शुरू हो चुकी है और उसको तुरंत डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए या ऑक्सीजन की आवश्यकता है, उसको हॉस्पिटलाइज करना चाहिए। ये सब चीज़ अगर छोटे छोटे नियम हैं इनका हम ध्यान करते रहेंगे तो बहुत संभव है कि हम इस महामारी से पार पा सकें। एक और बात जो महत्वपूर्ण चीज़ है इसके साथ जुड़ी हुई, जो हम कहते हैं कि अब वैक्सीनेशन की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। सरकार के पास, क्योंकि हमारा देश की आबादी है वो 135 करोड़ की है,
एक दिन में, एक महीने में, एक तिमाही में इतने सभी लोगों को वैक्सीनेट करना कोई आसान काम नहीं है। पूरे यूरोप की और लगभग 85 देशों की अगर पॉपुलेशन की बात करें, उसके बराबर की आबादी हमारे देश की है। कोई भी संसाधन, कितने भी प्रयासों के बाद इतने सारे लोगों को बहुत छोटे समय में वैक्सीनेट करना संभव नहीं होता। वैक्सीनेशन की प्रोडक्शन की एक सप्लाई की चेन रहती है। उसके बाद भी सरकार ने बहुत प्रयास करने के बाद प्रायोरिटाइज किया हुआ है और धीरे धीरे सभी लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है। आज की देश में, आज की बात करें तो यमुनानगर की लगभग हमारी जो डॉक्यूमेंटेड पॉपुलेशन है वो 14 लाख लोगों की है। हम लगभग 2.5 लाख लोगों को अपने जिले में वैक्सीनेट कर चुके हैं, यानी कि 25% के आसपास, 20 से 25% के पास आबादी हम यमुनानगर जिले की वैक्सीनेट कर चुके हैं। और यही फिगर हमारे स्टेट की भी है, यही फिगर पूरे कंट्री की भी है। तो देश की लगभग 20 से 22% आबादी को वैक्सीनेट किया जा चुका है। और जिन लोगों की वैक्सीनेशन हो चुकी है उन लोगों में के अंदर ठीक है कि कुछ लोगों में संक्रमण हो रहा है, ऐसे लोगों को भी, लेकिन उन लोगों की मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी बहुत कम है, न्यूनतम है या है ही नहीं। तो इसलिए हम ये चीज़ समझें कि किसी तरीके के मिथ्या प्रचार में ना पड़ें। वैक्सीनेशन आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण है। जिसकी जो पात्रता है, जिसको जिस तरीके से वैक्सीनेशन लगाई जा रही है, जिस चरणबद्ध तरीके से वैक्सीनेशन, उसमें सहयोग करते हुए जब हम अपने ज़्यादातर लोगों को वैक्सीनेट कर लेंगे, या जैसे ही हमारी पॉपुलेशन की बहुत से लोग जो इस बीमारी से पीड़ित होकर ठीक हो जाएंगे, और ये संख्या जिस दिन 70% को क्रॉस कर गई, उस दिन हमारे देश में हर्ड इम्यूनिटी तैयार हो जाएगी और हम इस पेंडेमिक से बाहर आ जाएंगे। और वो ज़्यादा लंबा दूर नहीं है वो समय जब हम इस बीमारी से, महामारी से पार पाकर इस पेंडेमिक को एंड कर देंगे। पेंडेमिक हमारा खत्म हो जाएगा। जैसे ही हमारी पॉपुलेशन के 70% लोग या तो वो बीमार होकर ठीक हो जाएंगे या उनको वैक्सीनेशन हो जाएगी, उस दिन ये बीमारी का अंत हो जाएगा। इसलिए हमें थोड़े दिन और सजग रहना है, थोड़े दिन और इस बीमारी के प्रति, क्योंकि अभी ये बीमारी है हमारे यहाँ, लेकिन अभी इसको दूर करना है। यदि हमने इसका खात्मा करना है तो हमें उन सभी नियमों का जो लगातार बताए गए उनका पालन करना है। इसके साथ ये भी आवश्यक है कि जिन लोगों को वैक्सीनेशन की जाती है, जैसे किसी व्यक्ति को आज वैक्सीनेशन दी जा रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि कल वो सुरक्षित हो गया। दूसरी डोज लगने के 14 दिन के बाद उस व्यक्ति के अंदर ऑप्टिमम क्वांटिटी में एंटीबॉडीज तैयार होती हैं। इसका मतलब तब तक उसने उन सभी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना है, जिसमें मास्क का प्रचलन है, जिसमें हैंड हाइजीन का प्रचलन है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन है, और बिना वजह घर से नहीं निकलना है। इन चीज़ों का पालन उसने तब तक करना है जब तक उसकी दूसरी खुराक को 14 दिन नहीं हो जाते। ये सब वो चीज़ें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक जो अंतिम सवाल आपका भी है और जो लोग जानना भी चाहते हैं वो है ब्लैक फंगस के बारे में या म्यूकरमाइकोसिस के बारे में। म्यूकरमाइकोसिस या फंगस कोई नई चीज़ नहीं है। ये पहले भी हमारे, ये जो फंगस है ये बेसिकली फंगस है, ये ब्लैक, वाइट, ब्लू, येलो नहीं है। जब हमारे शरीर में फंगस का प्रवेश करता है तो वो हमारे शरीर के टिश्यू को नेक्रोज करता है। वहाँ से जो कलरेशन होती है, डिसकलरेशन होती है, वो ब्लैक कलर की होती है, इसलिए इसको ब्लैक फंगस नाम दिया गया। ये वही चीज़ है जिसको हमने अमूमन सामान्य तौर पर अपने ब्रेड के ऊपर लगी हुई उल्ली, हमारे दीवारों के, हमारे घरों की डैम्पनेस में लगे हुई जो फंगस आपने देखी होगी, जो जिसको हम उल्ली बोल देते हैं, ये वही चीज़ है। और ये साधारण सामान्य व्यक्ति को, जिसका इम्यून स्तर ठीक है, उसको बिल्कुल भी कोई नुकसान नहीं देती। वो हमारे शरीर में प्रवेश कर भी जाए तब भी हमारे शरीर के अंदर इतनी ताकत होती है कि उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। ये हमारे एनवायरनमेंट में भी है और कई बार हमारे फ्लोरा में भी, हमारे गट्स में भी होती है। ऐसी अवस्था में जब हमारे शरीर, हमारे व्यक्ति का इम्यून स्तर कम हो जाता है, उसकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, चाहे वो हेपेटाइटिस के पेशेंट हों, चाहे हमारे डायबिटीज़ के पेशेंट हों, चाहे हमारे HIV के पेशेंट हों, या अब चाहे हमारे कोविड के पेशेंट हैं, जिनकी बीमारी की वजह से इम्यूनिटी कम हो रही है, ऐसे व्यक्तियों की जब इम्यून स्तर कम होता है, हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ कम हो जाती हैं, तो ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन की तरह हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है और बहुत जल्दी ग्रोथ करने लग जाती है। शरीर के अंदर, आँखों में, मुँह में और कानों में इसका जो है इसका विकार देखने में मिलता है, और ये ब्रेन तक भी इसकी इन्वॉल्वमेंट चली जाती है और मनुष्यों की मृत्यु हो सकती है, या ये फेफड़ों पर अटैक करती है तो हमें निमोनिया जैसे सिम्टम हो सकते हैं। इसलिए इसके लिए सिर्फ यही चीज़ एहतियात के लिए ज़रूरी है कि हम जो इस कोविड से ठीक हो चुके हैं लोग, वो अपने, उनको यदि किसी तरीके के सिम्टम आते हैं तो उसको छिपाएं नहीं, तुरंत डॉक्टर को रिपोर्ट करें। अर्ली स्टेज में उनको भी डिटेक्ट करके उनका इलाज संभव है। ऐसे व्यक्ति जो बीमार होकर ठीक हुए हैं वो ऐसी जगह जाने से बचें जहाँ पे डैम्पनेस हो सकती है, मॉइस्चर वाला माहौल हो सकता है, जो पुराने काफ़ी समय से पड़े हुए सामान हैं, कपड़े हैं, उसमें अखबार हैं, बुक्स हैं, जिस पे फंगस की ग्रोथ हो जाती है, या फ्रिज के आसपास कई बार फंगस की ग्रोथ, पुराना बचा हुआ खाना जिसमें फंगस की ग्रोथ हो सकती है, ऐसी चीज़ों का अवॉइड करें तो बहुत संभव है कि हम इस बीमारी से बाहर आ सकते हैं। अभी तक यदि हम जिले में बात करें तो हमारे जिले में कुल 2 ही केसेस म्यूकोरमाइकोसिस के रिपोर्ट हुए हैं, जबकि हमारे यहाँ
पॉजिटिव, जैसे मैंने कहा था आपको, काफ़ी मात्रा में लोग पॉजिटिव हुए थे। उन 2 व्यक्तियों में से भी एक सहारनपुर के रहने वाले हैं और एक इंद्री के करनाल जिले से रहने वाले हैं, और उनमें से एक व्यक्ति की जो है अनफॉर्चुनेटली आँख निकालनी पड़ी है और उसके बाद उसका इलाज चल रहा है और वो अभी इलाज से ठीक, बाकी उसकी अवस्था ठीक है। दूसरे व्यक्ति भी कोविड ट्रीटमेंट पर चल रहा है और वो ठीक है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इस महामारी के बारे में, इस बीमारी के बारे में हम सबको सजग रहना है, सचेत रहना है और इसको हल्के में नहीं लेना है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी आवश्यक है कि हमने इस बीमारी से डरना नहीं है, हमने लड़ना है, हम इन्हें लड़कर इस बीमारी से मुकाबला करना है। लेकिन जो हथियार हमारे सामने आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण है बीमारी से बचने का, वो मास्क है। मास्क को हमने सही तरीके से पहनना है। मास्क हमारे मुंह और नाक को अच्छी तरह से छिपा के रखे। हमारे यही 2 पोर्टल हैं, आँख, नाक और मुंह, यही पोर्टल हैं जहाँ के माध्यम से वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करता है। यदि हम इन पोर्टल्स के माध्यम से वायरस को प्रवेश नहीं करने देंगे तो बहुत संभव है कि ये बीमारी हमारे तक नहीं पहुँचेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।